नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 11 मई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 9 मई से लेकर 11 मई तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम रिवाइज कर ले तो हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले से संदेश ऐप की शुरुआत की गई है? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से, ग्वालियर खंडपीठ से संदेश ऐप की शुरुआत की गई है। और कितने पुलिस स्टेशन से शुरुआत की गई है इसकी? 4 पुलिस स्टेशन से। और हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला 3D तारामंडल किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है उज्जैन में। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। और भारत का पहला 3D तारामंडल किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये मंगलौर में। ठीक है, मंगलौर कहाँ पर है? ये कर्नाटका में है। तो भारत का पहला 3D तारामंडल मंगलौर में और मध्य प्रदेश का पहला 3D तारामंडल उज्जैन में। हमारे देश का पहला यूनिटी मॉल भी स्थापित कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है। और विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये भी उज्जैन में स्थापित की गई है। और अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शोध और नवाचार सम्मेलन शोध शिखर 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में हुआ है। और हाल ही में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में, जो कि कब हुआ था? 7 मई को हुआ था। तो इस दिन मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? तो ये 66.20% मतदान हुआ है। ठीक है, पहला चरण कब हुआ था? 19 अप्रैल को हुआ था। और इस दिन 6 लोकसभा सीटों पर 66.61%। दूसरा चरण कब हुआ था? तो ये 26 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, दूसरा चरण। और इस दिन 58.35%। और तीसरा चरण 7 मई को हुआ है। और यहाँ पर 9 लोकसभा सीटों पर 66.20% मतदान हुआ है। और किस जिले में स्थित शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय शरीर के साथ ही मन और बुद्धि के बारे में बच्चों को पढ़ाने वाला देश का पहला कॉलेज बन गया है? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय उज्जैन में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और देखिए किस हाईकोर्ट के आदेशानुसार EWS को कुल सीट का 10% देने के बजाय अनारक्षित सीट का 10% आरक्षण दिया जाएगा? हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशानुसार। देखिए इस आरक्षण को देखिए हाईकोर्ट ने हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 16(6) के अंतर्गत असंगत माना है। ठीक है, तो किस आर्टिकल के अंतर्गत असंगत माना है ये 10% आरक्षण? आर्टिकल 16(6). और देखिए EWS को जो आरक्षण है 10% किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिया गया था? तो ये 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिया गया था। ठीक है, और ये कब हुआ था? ये 2019 में हुआ था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस शहर के टेनिस स्टार अधिराज ठाकुर ने ITF यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की अंडर-18 वर्ल्ड टेनिस टूर जूनियर 30 भुवनेश्वर में डबल्स फाइनल जीता है? ठीक है, तो अधिराज ठाकुर किस डिस्ट्रिक्ट से हमारे मध्य प्रदेश के? तो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ग्वालियर जिले के टेनिस स्टार अधिराज ठाकुर ने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की अंडर-18 वर्ल्ड टेनिस टूर जूनियर 30 भुवनेश्वर में डबल्स फाइनल जीता है। और ये मिक्स्ड इवेंट में जीता है। ठीक है, कौन से इवेंट में? मिक्स्ड इवेंट में। और इनके साथ कौन थे? तो इनके साथ ओजस महलावत थे। ठीक है, और अधिराज ठाकुर, ये है अधिराज ठाकुर। ठीक है, और देखिए बात करें हम यहाँ पर टेनिस की, तो टेनिस में हमारे मध्य प्रदेश से विक्रम पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है टेनिस के लिए? तो ये धनंजय दुबे को। ठीक है, धनंजय दुबे को टेनिस के लिए विक्रम पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और धनंजय दुबे को दिव्यांग श्रेणी में मिला है। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट से है धनंजय दुबे? तो ये भी ग्वालियर से है। अधिराज ठाकुर का संबंध भी किस जिले से है? ग्वालियर जिले से है। और किस खेल से है? तो टेनिस से है। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश ग्वालियर शहर के टेनिस स्टार अधिराज ठाकुर ने टेनिस की दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है। और अधिराज ने ओडिशा के भुवनेश्वर शहर में आयोजित इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की अंडर-18 वर्ल्ड टेनिस टूर जूनियर 30 भुवनेश्वर में डबल्स फाइनल जीतकर अपने टेनिस करियर के पहले टाइटल पर भी कब्जा जमा लिया है। उन्होंने यह उपलब्धि भारत के ही ओजस महलावत के साथ जोड़ी बनाकर हासिल की है। और ITF वर्ल्ड टेनिस टूर टूर्नामेंट 6 से 10 मई तक भुवनेश्वर में नीले रंग के हार्ड कोर्ट पर खेला गया था। और अधिराज ने पिछले साल दिसंबर में नेपाल के पोखरा में पहला ITF वर्ल्ड टेनिस टूर टूर्नामेंट खेला था। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस करियर का पहला रजत पदक जीता था। संयोगवश इस टूर्नामेंट में भी ओजस उनके पार्टनर थे। ठीक है, और देखिए बात करें दोस्तों हम यहाँ पर ITF
ठीक है, यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये लंदन इंग्लैंड में है। ठीक है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये लंदन इंग्लैंड में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1913 में की गई थी। ठीक है, 1913 में इसकी स्थापना की गई थी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए भी हाल में भिंड जिले के प्रेम नारायण ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराया है? माउंट एल्ब्रूस किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये 5642 मीटर है। ठीक है, माउंट एल्ब्रूस की ऊंचाई कितनी है? 5642 मीटर है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये 5895। ठीक है, इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। माउंट एवरेस्ट देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और ये किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये 8848 मीटर। ठीक है, 8848 मीटर है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये 6196 मीटर। ठीक है, और अभी हाल ही में प्रेम नारायण सिंह जी का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? भिंड डिस्ट्रिक्ट से है। तो इन्होंने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराया है। तो देखिए यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर चढ़ना किसी के लिए भी एक आकर्षक चुनौती है और इस चुनौती को भिंड के 30 वर्षीय प्रेम नारायण ने पूरा कर दिखाया है। 4 दिन और 3 रात में उन्होंने चढ़ाई को पूरा किया है। समुद्र तल से पर्वत की ऊंचाई 5642 मीटर है और चोटी पर -35 डिग्री सेल्सियस तापमान है। अक्टूबर 2023 में प्रेम नारायण ने अफ्रीका के किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई कर चुके हैं और इस पर्वत की ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? तो ये 5895 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने कुछ ईवीएम के क्षतिग्रस्त होने के बाद मध्य प्रदेश की किस लोकसभा सीट के 4 बूथों पर पुनर्मतदान करवाया है? तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट के मुल्ताई तहसील में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये बैतूल लोकसभा सीट के 4 पोलिंग बूथ पर 10 मई को, ठीक है, 10 मई को हुए पुनर्मतदान में 72.97% वोटिंग हुई है। 7 मई को मतदान कराकर लौट रही बस आग दुर्घटना का शिकार हो गई थी और घटना में कई ईवीएम जलने के बाद चुनाव आयोग ने 4 पोलिंग बूथों पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे और ये 4 मतदान केंद्र कौन कौन से थे? राजापुर थे, मुल्ताई तहसील में है ये, और एक डोडर रैयत और एक कुंडा रैयत, चिखली माला। ठीक है, 4 पोलिंग बूथों पर पुनर्मतदान हुआ है। किस डिस्ट्रिक्ट में? बैतूल डिस्ट्रिक्ट की मुल्ताई तहसील में है। और बात करें हम यहाँ पर ईवीएम की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम एक उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग पहली बार वर्ष 1982 में केरल के परवूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था और वर्ष 1998 के बाद से चुनाव आयोग ने मतपेटियों के बजाय ईवीएम का उपयोग तेजी से किया है। वर्ष 2003 में सभी राज्यों के चुनाव और उपचुनाव ईवीएम का प्रयोग करके आयोजित किए गए थे। इससे उत्साहित होकर वर्ष 2004 में आयोग ने लोकसभा चुनावों में केवल ईवीएम का प्रयोग करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। और देखिए यहाँ पर हम बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो ये एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 25 जनवरी 1950 में की गई थी और इसका जो संवैधानिक प्रावधान है ये हमारे भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। और इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है जो कि अभी कौन है? राजीव कुमार जी हैं, और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। 2 चुनाव आयुक्त कौन है? एक तो ज्ञानेश कुमार और एक सुखबीर सिंह है। ठीक है, दोनों का नाम याद रखिएगा। इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्त सरकार द्वारा पुनर्नियुक्त के लिए पात्र हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया क्या है? सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक के समर्थन से उपस्थित मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत के साथ सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर प्रस्ताव पारित करना होता है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये है बसंत प्रताप सिंह। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? अनुपम राजन है। ठीक है, ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी है अनुपम राजन। विश्व का सबसे बड़ा पानी पर तैरता सौर ऊर्जा पावर प्लांट यानी फ्लोटिंग सोलर प्लांट
किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट के ओमकारेश्वर में बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ओमकारेश्वर। और किस नदी पर बनाया जाएगा ये? तो ये नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है, ठीक है। और ये विश्व का सबसे बड़ा पानी पर तैरता सौर ऊर्जा पावर प्लांट है। इसकी क्षमता कितनी रहेगी? तो ये 600 मेगावाट की इसकी क्षमता रहेगी। और देखिए हमारे भारत का सबसे बड़ा पानी पर तैरता सौर पावर प्लांट कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना में है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना में है। तेलंगाना के कौन से जिले में? पेदापल्ली जिले में है, ठीक है। और इसे किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये एनटीपीसी के द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है, एनटीपीसी के द्वारा तैयार किया गया है। और इसकी क्षमता कितनी है? तो ये 100 मेगावाट है। याद रखिएगा इसकी क्षमता कितनी है? ये 100 मेगावाट है, ठीक है। तो विश्व का पूछा जाए तो ये ओमकारेश्वर में 600 मेगावाट का अभी बनाया जा रहा है। और हमारे भारत का कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना में है, तेलंगाना के पेदापल्ली जिले में है, ठीक है। और ये कितने मेगावाट का है, मतलब इसकी क्षमता कितनी है? तो ये 100 मेगावाट का है। और ये जो ओमकारेश्वर में बनाया जा रहा है सौर ऊर्जा पावर प्लांट पानी पर तैरता हुआ, ये कब तक तैयार हो जाएगा? तो ये जनवरी फरवरी तक तैयार हो जाएगा, मतलब इसमें बिजली का उत्पादन होने लगेगा। और देखिए बात हो रही है यहाँ पर सौर ऊर्जा की, तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार जो है वो सोलर पंप को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान करेगी? तो विनोबा भावे पुरस्कार प्रदान करेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारी मध्य प्रदेश सरकार जो है वो सोलर पंप को बढ़ावा देने के लिए विनोबा भावे पुरस्कार प्रदान करेगी। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश का जो पहला सोलर आधारित टेलीकॉम एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो पहला सोलर आधारित टेलीकॉम एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? तो ये शिवपुरी में स्थित है, ठीक है। और हमारे मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव कौन सा है? तो ये कस्तूरबा गांव है। आप सभी को पता होगा हमारे मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा आधारित गांव कौन सा है? तो ये कस्तूरबा गांव है। और कस्तूरबा गांव किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और देखिए शिवपुरी एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला है हमारे मध्य प्रदेश का। और इंदौर जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है हमारे मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये राजगढ़ जिले में स्थापित किया गया है। और देखिए आपको पता ही होगा कि रीवा, ठीक है, रीवा में रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट, ठीक है, रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट के बारे में बात करें हम, यानी RUMS रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा सौर प्लांट है वो रीवा अल्ट्रा सौर ऊर्जा प्लांट है। और ये जो प्लांट है इसकी क्षमता कितनी है? 750 मेगावाट की है, ठीक है। इसकी क्षमता कितनी है? 750 मेगावाट की है। और ये क्वेश्चन MPPSC में पूछा जा चुका है। और देखिए इसके द्वारा दिल्ली मेट्रो को 24% बिजली प्रदान की जाएगी। और रीवा अल्ट्रा सौर ऊर्जा प्लांट का जो उद्घाटन है कब किया गया था? तो ये 10 जुलाई 2020 को किया गया था। किसके द्वारा? तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और इसे बनाने में कितनी लागत आई है? तो ये 4,500 करोड़ रुपए इसे बनाने में लागत आई है। अच्छा ये कौन है? तो ये है चेतन सिंह सोलंकी, ठीक है। ये चेतन सिंह सोलंकी है। सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है इनको, सोलर गांधी के रूप में भी जाना जाता है इनको। ये हमारे मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर भी है, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है चेतन सिंह सोलंकी। देखिए बात करें यहाँ पर नीमच डिस्ट्रिक्ट की, तो देखिए जो वेल्सपन सौर परियोजना है इसका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये नीमच डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। जो वेल्सपन सौर परियोजना है इसका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के नीमच डिस्ट्रिक्ट से है। और नीमच में भी कहाँ पर स्थापित की गई है ये वेल्सपन सौर परियोजना? तो ये भगवानपुरा में। और इसकी क्षमता कितनी है? तो ये 151 मेगावाट है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और देश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया गया है? तो ये सांची को विकसित किया गया है। कि पहली सोलर सिटी कौन सी बनी है? तो ये सांची बनी है। और सांची हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ये आगर सोलर प्लांट के बारे में भी याद रखिएगा। जो आगर सोलर प्लांट है तो ये प्रस्तावित है, यहाँ पर कितने मेगावाट की सौर परियोजना प्रस्तावित है? तो ये 550 मेगावाट की सौर परियोजना प्रस्तावित है, ठीक है। शाजापुर का नाम भी याद रखिएगा। शाजापुर सोलर प्लांट जो है यहाँ पर कितने मेगावाट की सौर परियोजना प्रस्तावित है? तो 450 मेगावाट की, ठीक है। आगर सोलर प्लांट में 550 की और शाजापुर सोलर प्लांट है यहाँ पर 450 मेगावाट की सोलर प्लांट प्रस्तावित है। क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम की 2023 की सूची में किस जिले के मड़ला को स्थान मिला है? तो मड़ला जो गांव है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है। पन्ना डिस्ट्रिक्ट का जो मड़ला गांव है ये संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम की 2023 की सूची में शामिल किया गया है। और देखिए आपको याद होगा कि निवाड़ी जिले का जो लाडपुरा खास गांव है तो इसको ग्रामीण पर्यटन में बेहतर प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया था। ये 2022 में दिया गया था। ठीक है, कौन सा? निवाड़ी जिले का जो लाडपुरा घास गांव है। ठीक है, कौन सा गांव? लाडपुरा घास गांव। तो इसको पर्यटन में बेहतर प्रदर्शन के लिए, ग्रामीण पर्यटन में बेहतर प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला था। और अभी हाल ही में 2023 में जो पन्ना जिले का मड़ला गांव है तो इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की 2023 की सूची में शामिल किया गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा, यानी UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और देखिए बात करें यहाँ पर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की, तो जो इसकी स्थापना है वो 1 नवंबर 1975 को ही थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मैड्रिड, स्पेन में है। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, जो गुजरात जिले का डोरडो गाँव है, कच्छ जिले में है ये डोरडो गाँव, इसे भी बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है। ठीक है, गुजरात राज्य के जो कच्छ जिले में डोरडो गाँव है इसे भी बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब देखिए बात करें हमारे मध्य प्रदेश में 3 ऐसे प्लेस हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। वो कौन कौन से प्लेस हैं? तो देखिए एक तो खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, खजुराहो के मंदिर जो है वो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 1986 में शामिल किया गया था। खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में 1986 में शामिल किया गया था। और देखिए इसके बाद रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 1989 में शामिल किया गया था। इसके बाद रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है, कौन सी? भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 2003 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये तीनों याद रखिएगा। सांची स्तूप को 1989 में, खजुराहो के मंदिर को 1986 में और भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में शामिल किया गया था। देखिए अभी हाल में यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक का खिताब किस शहर को दिया गया है? ये संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली ग्वालियर को दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संगीत सम्राट तानसेन कहे जाते हैं, इनकी जन्मस्थली कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर की है। तो ग्वालियर शहर को ही क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक का खिताब मिला है। और ये किसके द्वारा दिया गया है? यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और देखिए क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये कोझिकोड को मिला है। कोझिकोड कहाँ पर है? ये केरला में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर का अवार्ड यानी साहित्य का अवार्ड बोले तो वो कोझिकोड को दिया है, और संगीत में बोले तो किसे मिला है? ग्वालियर को मिला है। और देखिए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में भी आते हैं ग्वालियर और ओरछा। ठीक है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी है। और देखिए इंडियाज बोथ द नॉमिनेशन हैव बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, ग्वालियर फॉर म्यूजिक एंड कोझिकोड फॉर लिटरेचर। ठीक है, तो ग्वालियर को म्यूजिक के लिए और कोझिकोड को लिटरेचर के लिए मिला है। देखिए बात करें हम यहाँ पर यूनेस्को की, तो इसकी फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 16 नवंबर 1945 को हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में है। और ये क्वेश्चन MPPSC में अभी हाल ही में पूछा भी गया था। ठीक है, और इसके अभी हेड कौन है? ऑर्डर अजोले है। और देखिए अभी तक यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हमारे देश की कितने प्लेस हैं? तो ये 42 प्लेस है। ठीक है, कितने प्लेस है? 42 प्लेस है। तो उससे पहले हमारे देश में किस प्लेस को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था? देखिए अजंता की गुफा है जो कि महाराष्ट्र में है 1983 में, एलोरा की गुफा है ये भी महाराष्ट्र में है, और आगरा का किला। ठीक है, तो इन प्लेस को कौन कौन सी? अजंता की गुफा है, एलोरा की गुफा है, आगरा का किला, इनको 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, और ताजमहल को भी 1983 में शामिल किया गया था। तो ये 4 प्लेस याद रखिएगा। और सबसे पहले जो प्लेस है वो अजंता की गुफाएं है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 1986 में किया गया था। ठीक है,
खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में 1986 में शामिल किया गया था। फिर इसके बाद देखिए 19वें नंबर पर हमारे मध्य प्रदेश के सांची स्तूप को, जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, तो इनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 1989 में शामिल किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 24वें नंबर पर हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में जो भीमबेटका रॉक शेल्टर है, इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। कब? तो ये 2003 में शामिल किया गया था। देखिए 39वां प्लेस कौन सा था? तो ये रामप्पा मंदिर था। कहां पर है? ये तेलंगाना में है और इनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में 2021 में शामिल किया गया है। इसके बाद 40वां प्लेस कौन सा है? धौलावीरा है। ठीक है, तो धौलावीरा को कब शामिल किया गया था? 2021 में शामिल किया गया था। धौलावीरा कहां पर है? गुजरात में है। इसके बाद 41वां प्लेस कौन सा है? शांति निकेतन है। ठीक है, 41वां प्लेस कौन सा है? शांति निकेतन है और ये पश्चिम बंगाल है। इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में 2023 में शामिल किया गया था। अभी लेटेस्ट कौन सा है? तो 42वां बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है और ये कहां पर है? ये कर्नाटका में है। कब शामिल किया गया? 2023 में शामिल किया गया है। तो ये 4 प्लेस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले कौन सा? रामप्पा मंदिर, फिर उसके बाद है धौलावीरा, फिर उसके बाद शांति निकेतन, उसके बाद सोमनाथपुरा के होयसल मंदिर। ठीक है, तो 39वां कौन सा हो गया? रामप्पा मंदिर, 40वां धौलावीरा और 41वां कौन सा हो गया? शांति निकेतन और 42वां कौन सा हो गया? तो ये बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए भी हाल ही में किस जिले के मंगला टेकाम को जापान सरकार के द सीफ फॉर वर्ल्ड यूथ कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट की मंगला टेकाम को जापान सरकार के द सीफ फॉर वर्ल्ड यूथ कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है और ये है मंगला टेकाम। देखिए मध्य प्रदेश का जो 17वां नगर निगम है, तो वो कौन सा शहर बन गया है? तो ये भिंड शहर बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का 17वां नगर निगम कौन सा शहर बन गया है? तो ये भिंड नगर निगम बन गया है। तो याद रखिएगा, जो भिंड शहर है ये हमारे मध्य प्रदेश का 17वां नगर निगम बन गया है। अभी तक हमारे मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम थे? तो ये 16 नगर निगम थे। ठीक है, और अभी हमारे मध्य प्रदेश का 17वां नगर निगम कौन सा बन गया है? तो भिंड नगर निगम बन गया है। तो देखिए अगर 16 नगर निगम की बात करें तो कौन कौन से? एक तो मुरैना है, एक तो ग्वालियर है, सागर है, रीवा है, सतना, सिंगरौली, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, भोपाल, इंदौर और खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, देवास, रतलाम। अभी तक हमारे मध्य प्रदेश में ये 16 नगर निगम थे। अब इसमें एक और ऐड हो गया है, तो अब हमारे मध्य प्रदेश में 17 नगर निगम हो गए हैं। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश का जो है वो पहला नगर निगम कौन सा था? तो जबलपुर था। हमारे मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा था? तो जबलपुर था। मध्य प्रदेश का प्रथम नगर पालिका कौन सी थी? तो दतिया थी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम नगर निगम कौन सा था? तो जबलपुर था। कब बना था ये? 1864 में बना था। कब बना था? 1864 में बना था। फिर देखिए 1 नवंबर 1956 के बाद नगर पालिका अधिनियम 1956 लागू हुआ और बाद में मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 पारित हुआ और 30 दिसंबर 1993 को हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में मध्य प्रदेश नगर पालिका विधेयक पारित हुआ। 1992 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1992 में 74वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 1992 में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम बना जो 16 जनवरी 1993 से लागू हुआ था और मध्य प्रदेश में 74वां संविधान के क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 पारित किया गया था। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब बना था? ये 1992 में बना था। ठीक है, और ये लागू कब हुआ था? 1993 में हुआ था। और जो हमारा मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में 74वां संविधान के क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 94 में हुआ था, 1994 में हुआ था और इसके तहत त्रिस्तरीय नगरीय निकायों की व्यवस्था की गई थी। कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसके तहत जो है वो त्रिस्तरीय नगर निकायों की व्यवस्था की गई थी। हमारा मध्य प्रदेश इस अधिनियम का अनुपालन करने वाला देश का पहला राज्य भी था। देखिए यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। देखिए जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ठीक है, कौन सा? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था ये किससे संबंधित है? नगर निकायों से संबंधित है। ठीक है, और जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था ये किससे संबंधित है? तो ये पंचायत राज अधिनियम से संबंधित है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2022 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, ऑप्शन गलत थे, अब ऑप्शन सही कर दिए गए हैं।
तो आपको बताना है एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल 111 पदक जीतकर 5वां स्थान प्राप्त किया था। भारत ने कुल पदकों का सही ब्यौरा क्या है, ठीक है, तो ये आपके कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। इसमें हमारे मध्य प्रदेश ने कौन कौन से पदक जीते हैं वो भी लिखना। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपको PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और डेली हमारे लेक्चर की नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।